Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Finisher for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो यहाँ पर हम अपने DFCCIL के एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL का 24 क्वेश्चंस का सेक्शन है, इससे डील कर रहे हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम करने वाले हैं मेनली सब्सिडरी कंपनीज ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं इंडियन रेलवेज की सब्सिडरी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा देखते हैं भाई आज की क्लास में थोड़ा सा स्टार्टिंग में और क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं फिर फटाफट से। तो ये है आपकी क्लास नंबर 16 और आ जाते हैं भाई यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मिताली एक्सप्रेस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में ये थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, अभी क्योंकि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जब हमारे मोदी जी जो है बांग्लादेश गए थे, तो ये वाली जो है ट्रेन आपकी यहाँ पर लॉन्च की गई। क्लियर है, मिताली एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे। और फिर जो आपका बुलेट ट्रेन का, यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन का क्या सीन है, तो वो भी आपको बताता हूँ बुलेट ट्रेन के क्या डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है, क्या कॉरिडोर बना हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी जो है सारी की सारी सब्सिडरीज कंपनीज आज के लेक्चर में क्लियर यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? तो अच्छे से अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब देखो यहाँ पर ये जो मिताली एक्सप्रेस है, ये आपकी अगर पूछा जाए सबसे पहली मिताली एक्सप्रेस कब चली है, तो डेट थोड़ी सी याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। तो ये 27 मार्च 2021 को चली है आपकी सबसे पहली मिताली एक्सप्रेस, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो मिताली एक्सप्रेस को मिला के इंडिया से बांग्लादेश के बीच में राइट नाउ 3 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। कितनी? 3 चल रही हैं। और बाकी की जो लोग 4 बोल रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 आपकी पैसेंजर ट्रेन एक्टिव है, तो 4 एक्टिव नहीं है, एक्टिव 3 है, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर आपका ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी मिताली एक्सप्रेस, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के आपका ये चलेगी ढाका तक, ठीक है ना। बांग्लादेश में जो ढाका कैपिटल भी है, ढाका कैंटनमेंट जो है वहां पे चल रही होगी। क्लियर है? अच्छा, न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पर है बता दो जल्दी से। तो ये जो है यहाँ पर सिलीगुड़ी के पास पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है भाई? सिलीगुड़ी। अच्छा, सिलीगुड़ी को देख करके कुछ समझ में आ रहा है क्या? सिलीगुड़ी को क्या बोला जाता है पता है? ये बोला जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिलीगुड़ी को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये चीज भी नोट कर लो, क्योंकि हम तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें पढ़ते जाते हैं, कुछ भी हमको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है ना? चलो, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका लॉन्च की गई मिताली एक्सप्रेस, तो ये बेसिकली बांग्लादेश के लिए काफ़ी बड़ा ओकेजन था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने जो है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस अपने 50th इंडिपेंडेंस डे पर लॉन्च करी थी ना। तो देखो बांग्लादेश का यहाँ पर क्या था, ये 50th इंडिपेंडेंस डे था, 50th। अरे ये क्या हो गया, देखो ये लॉन्च की गई थी 26 मार्च को। बेसिकली देखो यहाँ पर इसके बारे में इनॉग्रेशन हुआ 26 को, और ये पहली जो चली, अगर आपसे पूछे पहली बार चली कब, तो 27 को चली थी। बाकी देखो 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश, 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश के जो है मौके पर आपका ये वाली ट्रेन यहाँ पर लॉन्च की गई है। और इस दिन क्या और होता है, तो जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी है ना, राष्ट्रपिता जैसे हम बोलते हैं, अगर अपना नेशनल फादर ऑफ इंडिया, तो कौन होते हैं भाई? महात्मा गांधी जी होते हैं। तो वहां पर ये बोला जाता है बंग बंधु, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? बंग बंधु बोला जाता है। और इनका नाम क्या है? शेख मुजिबुर रहमान। क्या नाम है इनका? शेख मुजिबुर रहमान। और वहां की जो पीएम है शेख हसीना जी। अब मुझे आप लोग ये बताओ, थोड़ा सा तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान है, इनका और शेख हसीना जी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। चलो ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इसके बारे में आपको यही सारी की सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए थी। और ये इसका जो बेसिकली इनॉग्रेशन हुआ, या फिर इसकी जो आपसे फ्लैग ऑफ किया गया, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका 26 को चल के 27 को जो है पहली इसकी यात्रा होती है। और बस इतनी सी बातें इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछ ले कि डिस्टेंस यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती है, तो टोटल डिस्टेंस ये वाली ट्रेन कवर कर रही होती है 524 किलोमीटर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो आपको और कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। और बस इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखो अच्छे से। आते हैं अब अपना अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाली चीज़ पर, थोड़ा सा बुलेट ट्रेन के बारे में और आपको मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि आपको ये बुलेट ट्रेन का क्या सीन चल रहा है इंडिया में ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो कलर को चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे बुलेट ट्रेन,
अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई, बुलेट ट्रेन का अभी आपका क्या सीन चल रहा है। देखो बुलेट ट्रेन लाने के लिए ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन लाने के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि देखो मैक्सिमम स्पीड किसी ट्रेन की 180 थी, किसी की 200 थी, लेकिन वो पूरे पर क्यों नहीं चल पा रही थी, है ना, क्योंकि हमारे जो रेलवे ट्रैक है उसकी भी तो कुछ एक लिमिट है कि इस लिमिट तक ही आपकी जो ट्रेन है वो रन कर पाएगी डेली डेली। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको सबसे पहला काम होगा, आपको बुलेट ट्रेन के लिए उसके अकॉर्डिंग क्या बनाने पड़ेंगे, ट्रैक बनाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, है ना, क्या बनाना पड़ेगा, एक तरीके से कॉरिडोर। तो भाई जो डेवलपमेंट इंडिया में हुई है बुलेट ट्रेन को लेकर के वो अभी यही चल रहा है कि भाई पहले तो कॉरिडोर बनाएंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है, यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे पहला जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है ये आपका कहाँ पर बनने वाला है, तो ये बनने वाला है आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, कहाँ बनने वाला है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। अब ये आपका कब से स्टार्ट हुआ, ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई, कब खत्म होने वाली, एक तो बच्चों को ना बहुत सारी मतलब आपको ये कई सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता ये स्टार्ट कब हुआ, इसके बारे में प्रपोज कब किया गया। ठीक है, तो सबको लग रहा है कि बुलेट ट्रेन जो है 2015 या 2014 से इंट्रोड्यूस की गई, तो ऐसा नहीं है डियर। बुलेट ट्रेन के बारे में सबसे पहले इसकी बुलेट ट्रेन की फीजिबिलिटी स्टडी, अब बात समझना, ये फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि बुलेट ट्रेन लाना इंडिया में ठीक रहेगा नहीं रहेगा। बुलेट ट्रेन के बारे में जो स्टडी थी वो पहली बार जो प्रपोज की गई, बेसिकली इस पूरे के पूरे ये जो आपका हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है इसकी जो फेजिबिलिटी स्टडी के बारे में हमने बात करी थी 2009 और 10 के रेल बजट में। ठीक है ना, कहाँ पर करी थी, 2009 और 10 के रेल बजट में इसके बारे में बात हुई थी स्टार्टिंग में। फिर धीमे धीमे जो है डेवलपमेंट होने शुरू हुए, और फिर अब इसमें क्या हुआ बेसिकली 2013 में, अब ध्यान देना 2013 में यार जगह ही नहीं बची है, रुको एक सेकंड, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये तो हमारी सब्सिडरीज देखेंगे, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पर आपकी डेट आती है कौन सी, 2013, ठीक है ना, ईयर आता है 2013, डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो 2013 में क्या होता है, यहाँ पर एक एमओयू साइन किया जाता है। एमओयू समझते हो सभी लोग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है ये आपका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इतना सी लिख देता हूँ मैं मेमो, ठीक है ना, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका साइन किया गया किस किस के बीच में, तो फिर ये साइन किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और भाई दूसरी जो कंपनी थी वो थी एंड SNCF। ध्यान देना, ये SNCF क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन रेलवेज है ना, तो ये फ्रेंच में जो फ्रेंच रेलवेज हैं वो आपकी कहलाती है SNCF। बाकी इसका फ्रेंच में नाम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर लिखना चाहो तो एक बार लिखा देता हूँ, ये होता है सोसाइटी नेशनले, सोसाइटी नेशनले। अब ये फ्रेंच में पूरा नाम है तो उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, 10 चैमेंस द फेयर, चैमेंस द फेयर, और फिर आपका हो जाता है ये फ्रांकाइस, फ्रांकाइज। तो वैसे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है नहीं बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, SNCF और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जो कि फ्रेंच रेलवेज का नाम है सोसाइटी नेशनल देस चैमिंग्स दे फेयर फ्रांकाइज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, फिर ये जो है आपका, ये तो हो गया इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये चीज है कि ये जो पूरा का पूरा आपका कॉरिडोर बनने वाला है, इसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट फिर आगे चल करके क्या हुआ, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पर आपका साइन किया गया 2014 के आसपास। यहाँ पे एक डेवलपमेंट और होती है कि जो जीका है, ठीक है ना, जीका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, इस कॉरिडोर का जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो जीका देखेगी, और जो आपका इसमें फंडिंग वाला पार्ट है या फिर फाइनेंशियल मॉडल देखेगी वो SNCF देखेगी, है ना। जीका क्या है, जीका का फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लो, जापान इंटरनेशनल, ये है आपकी जापान इंटरनेशनल, और फिर आपका सी से हो जाता है कोऑपरेशन एजेंसी, कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बुलेट ट्रेन का क्या क्या सीन है, और बेसिकली ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने वाला है 2027 तक, ऐसा प्रपोज्ड है। अब बाकी कब तक बने नहीं बने इसलिए मैंने आपको ये कराया नहीं था, लेकिन काफी बच्चों ने यहाँ पे डाउट वाउट पूछे कि बुलेट ट्रेन का क्या है, तो भैया पता चल गया अब क्या है ना। चलो अब इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, और ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बनेगा वो तो पता चल ही गया होगा आपको। ठीक है, तो चलो भैया फटाफट से शुरू करते हैं यहाँ पर सब्सिडरी कंपनीज ऑफ इंडियन रेलवेज।
अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, सारी की सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सारे लोग नोट्स बनाते जाओ। और देखो यहाँ पे सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आपसे यहाँ पे सब्सिडरीज की बात करी जाएगी तो जितनी भी कंपनीज है ना इंडियन रेलवेज की, अब देखो सब्सिडरीज बनाने का मतलब क्या होता है, उसमें इंडियन रेलवेज का कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा उस कंपनी में, ठीक है। लेट्स से 50% होगा, 51% होगा, ठीक है। तो हम सब्सिडरीज क्यों बनाते हैं, आई मीन ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज क्यों बनाता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम करवाना होगा। जैसे डीएफसीसीआईएल क्यों बनाया गया। अब चीजें ना, मैंने आपको हमेशा बोला है, किसी भी चीज का रट्टा मत मारो, समझो यार उसको, ऐसा थोड़ी ना कि कोई चीज उठ के आ गई होगी। ये डीएफसीसीआईएल क्यों बनाया गया था, क्योंकि हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने पड़े, और इंडियन रेलवेज इतनी सारी चीजें अकेला तो नहीं देख सकता, है ना। तो उसने डीएफसीज बना दी, डीएफसीज के लिए डीएफसीसीआईएल बना दी। इसी तरीके से हर एक चीज को देखने के लिए अब उनकी फंक्शनिंग क्या है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। हर एक कंपनी क्यों बनी, भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ पर कैटरिंग एंड टूरिज्म के लिए कौन सी सब्सिडरी जो है इंडियन रेलवेज की काम करती है। तो ये आई होप आपको पता होगा, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। आईआरसीटीसी, जो आईआरसीटीसी कंपनी है इंडियन रेलवेज की, वो कैटरिंग एंड टूरिज्म को देखती है। तो इस तरीके से आपका ना डिवाइडेड है कि भाई इंडियन रेलवेज को क्या क्या काम की जरूरत पड़ी, उसके लिए कौन कौन सी सब्सिडरीज यहाँ पर बनाई गई, और फिर उन सब्सिडरीज में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से आपका बहुत प्लान्ड वे में चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कोई भी चीज मुंह उठा के आ जाती है ऊपर से, अरे नहीं ये लो बना दिया, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। तो बहुत ही सब्सिक्वेंट वे में जो है चीजें चलती हैं, उसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब देखो ध्यान से क्या क्या कौन सी कंपनी का काम है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी आपकी पीएसयू बनी है या फिर इंडियन रेलवेज की जो सब्सिडरीज हैं, उनके बेसिक काम कितने हैं, टोटल आपके 6 वर्क हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपसे बात करूं एज ऑफ नाउ टोटल कितनी सब्सिडरीज है, तो टोटल 16 सब्सिडरीज हैं, जिसमें से 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी बंद हो चुकी है, 2 अलग और हैं, वो छोटी मोटी बची हैं थोड़ी बहुत, वो भी बंद होने की कगार पे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हमें मेन कितनी पढ़नी है, 14 पढ़नी है। केटरिंग एंड टूरिज्म का जो काम करती है वो कौन सी कंपनी संभालती है, आपकी आईआरसीटीसी। अगर आपसे बात की जाए फाइनेंसिंग की, कंस्ट्रक्शन की और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की, तो यहां पर आपका निकल के आती है टोटल कितनी कंपनी, 5 कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है ये 5 कंपनी, तो मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल पक्का पक्का है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, कौन सा कलर ले लें, ब्लू दे लेते हैं। देखो फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन, अब देखो फाइनेंसिंग की बात हो रही है तो सबसे पहले आपकी यहां पर आ जाती है आईआरएफसी। यहां पर मैं आपको नाम बता रहा हूं, ध्यान से आपको करना क्या है ना, क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछ लेगा जो आईआरएफसी है इसका वर्क क्या है, इसका बेसिकली जो एम है वो किस एम के साथ इसको डेवलप किया गया, तो भाई फाइनेंसिंग के पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो नोट करते जाना, मैं यहाँ पर आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक करके इनका जो वर्क है वो भी डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिलहाल तो शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, फिर मैं आपको फुल फॉर्म वगैरह आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका राइट्स लिमिटेड, कौन सी आ जाती है, राइट्स लिमिटेड, क्लियर है। थर्ड नंबर पर आपकी आ जाती है इरकॉन, ठीक है ना। इरकॉन का क्या काम होता है, बेसिकली जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ पर आपका इरकॉन देखती है। और इरकॉन ऐसा ही नहीं है कि अकेला रेलवेज का कंस्ट्रक्शन करती है, ये जो है रोड वगैरह बनाने के लिए, अगर आपने देखा हो आपके एरियाज वगैरह में, तो अगर आपके एरिया में हाईवे पहले नहीं थे फिर हाईवे बने हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इरकॉन को तो जरूर देखा होगा, ठीक है ना। तो इरकॉन हो गया, फिर आपका एमआरवीसी हो गया। एमआरवीसी है बेसिकली आपका मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आरवीएनएल, आरवीएनएल आ जाता है जो कि आपका रेल विकास निगम लिमिटेड है। एमआरवीसी जो है ये पूरा इंडियन रेलवेज का नहीं है, 50% इसमें है इंडियन रेलवेज का, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टोटल फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करते जाना है, किस कंपनी का कौन कौन से वर्क के अंडर आती है वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, आईटी एंड कम्युनिकेशंस का जो काम है वो कौन कौन सी कंपनी संभालती है, मैं आपको एक बता चुका हूँ ऑलरेडी, बताओ जल्दी से। एक मैंने आपको बताया था क्रिस, क्रिस के बारे में बताया था ना, अरे बोलो हाँ फटाफट से, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। फिर आ जाती है आपकी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये भी आपका आ जाता है। तो ये दो बेसिकली जो है आपका आईटी एंड कम्युनिकेशन का काम संभालती हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस। अब देखो फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन, सबके दिमाग में एक घंटी बजी कि नहीं बजी, अरे फटाफट से बोलो क्या आ जाएगा, डीएफसीसीआईएल, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो है डीएफसीसीआईएल है,
फिर आपका यहाँ पर एक और आ जाती है जो कि बेसिकली यहाँ पे उसमें इंडियन रेलवेज का 50% हिस्सा है, ये हो जाती है आपकी PRCL, ठीक है ना, PRCL पीपाराव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अब मैं इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा, तो यहाँ पे आप बस थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ, है ना, इसका फुल फॉर्म वगैरह जो भी चीजें अभी आगे चल के बताता हूँ, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। चलो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका कौन सी देखती है, वेट अ सेकेंड, ये जो आपकी DFCCIL है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगी, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा DFC कॉरिडोर्स का, वो तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो PRCL और DFCCIL इसमें आएगा। ये बेसिकली क्या है, आपका ऑपरेशंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ा ही यार इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे काफी बार मिस्टेक हो जाती है, फ्रेट को देख करके भावनाएं बाहर आ ही जाती हैं। तो देखो ऑपरेशंस की अगर बात करी जाए, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है कि उसके जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं, उसमें जो भी काम होने वाला है, वो कौन सी कंपनी देख रही होगी। तो जो ऑपरेशंस हैं वो अलग से यहाँ पर आते हैं, और ये बेसिकली KRCL है इसके लिए। एक तो KRCL हो गया और दूसरा कॉनकॉर हो गया। कौन सी हो गई दूसरी, कॉनकॉर। शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, आगे बताता हूँ अभी सारी की सारी चीजें, है ना। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई कौन से काम के लिए कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है, अच्छे से नोट डाउन कर लो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह। फिर मैं अभी इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, वो आप फिर एक एक करके नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। चलो रेल लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट, तो जितने भी स्टेशन डेवलपमेंट वगैरह का काम है उसके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, और जो भी लैंड वगैरह एक्वायर करना होता है, देखो कहीं पे अगर हमें स्टेशन बनाना है, कहीं रेल रूट लेकर के जाना है, तो पहले ना लैंड एक्विजिशन किया जाता है। क्या किया जाता है, लैंड एक्विजिशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका, अच्छा मुझे जरा एक बात बताओ, चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि कौन सा DFC कॉरिडोर ऐसा है जहां पर आपका एक सिंगल लाइन है। कौन सा DFC कॉरिडोर का कितना पार्ट ऐसा है जिसका जो है सिंगल लाइन में है, और उसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था वहां पर लैंड नहीं मिल पाया, तो बेसिकली वहां पर लैंड एक्विजिशन हो नहीं पाया। तो वो कौन संभालती है, लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट का, ये संभालती है आपकी देखो यहाँ पे RLDA हो जाती है। RLDA, ठीक है ना। RLDA क्या होता है, रेल लैंड रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आपका दूसरी जो कंपनी यहाँ पर काम करती है वो है IRSDC, ठीक है ना। तो स्टेशन डेवलपमेंट का काम ये करती है, लैंड एक्विजिशन का काम ये करती है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इंडियन रेलवे स्टेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, समझ गए सभी लोग। चलो ये तो हो गई टोटल 14 कंपनीज जो कि आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। बाकी तो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी हैं, बाकी वो इतनी ज्यादा खासम खास है नहीं। समझ में आ गया सबको किसका क्या काम है, कौन कौन सी कंपनी किस काम के लिए बनाई गई है ना। ये सब चीजें आपको यहाँ पर क्लैरिफाइड हो पाई होंगी। अब जो है आपके माइंड में थोड़ा सा सीन बनना शुरू होगा, चलो ठीक है भाई, ये सब्सिडरीज बनाई गई, अब इनका ये यूज होगा। तो बेसिकली अब जब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा तो आपके माइंड में थोड़ी अब सेट होने लग जाएंगी। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया केटरिंग एंड टूरिज्म के लिए, देखो सबसे पहली कौन सी थी, केटरिंग एंड टूरिज्म के लिए IRCTC थी। वैसे मैं आपको IRCTC के बारे में सारी सारी बातें जो है वो बता चुका हूँ। तो IRCTC के बारे में जितनी बातें बताया फटाफट से नीचे कमेंट कर डालो, मैंने आपको बोला था याद भी कर लेना है सब कुछ। तो याद है सभी को 1999 में जो है ये आपकी स्टैब्लिश की गई। अच्छा मुझे बताओ IRCTC ने सबसे पहली जो IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली ट्रेन थी उसका नाम बताओ मुझे। ठीक है, मैं आपको ये सारी की सारी बातें पिछली 2 क्लास में IRCTC के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे अब और ये भी बताओ, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन से ईयर में आपकी इनलिस्ट की गई, और अभी राइट नाउ गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है इसमें, प्राइवेट पार्टनरशिप कितनी है इस कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, आई डोंट थिंक कि आपको अगेन बताने की जरूरत है। क्लियर है, कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं है इसके बारे में, तो अगेन हमें इसके बारे में देखने की जरूरत है नहीं। और ये आपकी एक जो है मिनी रत्ना कंपनी है, ये चीज ध्यान में रखना। कैसे मिनी रत्ना है, आते हैं अगले वाली कंपनी पे। क्लियर है, IRCTC का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताओ क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगली वाली कंपनी पे आ रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपका केटरिंग एंड टूरिज्म जो है फिनिश हो गया। अब देखो फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, सारी की सारी कंपनी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका राइट्स लिमिटेड को उठाते हैं, ठीक है ना। राइट्स लिमिटेड यहाँ पर आप देखिए, तो ये रहा आपका सेकंड नंबर पे। कलर को एक बार चेंज कर लेता हूं, देखो सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा राइट्स लिमिटेड। तो भाई अब ये राइट्स लिमिटेड क्या है और राइट्स का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं ध्यान से।
तो भाई फुल फॉर्म इसका हो जाएगा रेल इंडिया। अब ध्यान देना, आर से क्या हो गया, रेल हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, फिर टी से हो जाता है टेक्निकल, टी से क्या हो जाता है टेक्निकल, एंड ई से हो जाता है इकोनॉमिक, ठीक है ना, क्या हो जाता है इकोनॉमिक, एस से हो जाता है सर्विस। तो यहाँ पर जब भी सर्विस यहाँ पर यूज हो जाए किसी कंपनी के साथ, तो समझ जाओ वो कंपनी है कैसी, वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है ना। क्या है वो, आपकी एक कंसल्टेंसी कंपनी है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टीसीएस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। तो टीसीएस जो है ना, कंसल्टेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो भी कंपनी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एक तरीके से कंसल्टेंसीज देती है। जो भी आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है वो टीसीएस के द्वारा, वो क्या दे रही है, अपनी सर्विसेज दे रही है टीसीएस, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली आपका राइट्स, ये आपका डील करती है जो भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं या फिर टेक्निकल सर्विसेज हैं, उसमें अपनी कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करती है राइट्स इंडिया लिमिटेड। ये आपकी कब स्टैब्लिश की, बहुत बड़ी कंपनी है, और ये एज ऑफ नाउ पता है ये आपका 62 कंट्रीज में आपका ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि अकेला इंडिया में हो, इसकी 62 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं मेजर, ये बहुत सारी जो है कंसल्टेंसी, बहुत सारी जो अलग अलग देश हैं उनको कंसल्टेंसी दे रही है। जैसे कि मैंने आपको भाई एसएनसीएफ बताया था, ये फ्रेंच रेलवे कंपनी है, इसको भी यहाँ पर ही कंसल्टेंसी दे रही है। अंगोला की जो रेलवे है वहां पर भी कंसल्टेंसी दे रही है, अंगोला एक देश है आपको पता होगा। बांग्लादेश को भी कंसल्टेंसी यही दे रही है, जो बांग्लादेश रेलवे है, बांग्लादेश रेलवे। तो बहुत सारे देश हैं जहां पर ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है। बाकी तो बहुत सारे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट इतने ही है। ईरान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है ना। ईरान के जो रेलवेज हैं, इराक में भी यही प्रोवाइड करवा रही है। फिर आपका यहाँ पर घाना हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है। घाना पता है ना, घाना को हमने वैक्सीन भेजी थी, अभी कितनी वैक्सीन भेजी थी कमेंट करके बताओ जिनको पता हो तो। नहीं पता हो तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मुझे पूछने पड़ेंगे। घाना, ईरान, इराक हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे देश हैं जहां पर आपका ये जो है अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है अपना जो राइट्स लिमिटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हो गई। तो अब भाई देखो ये आपकी स्टैब्लिश कब हुई, तो ये 1974 में जो है स्टैब्लिश की गई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो अपना राइट्स इंडिया लिमिटेड है, इसके यहाँ पर एमडी कौन है, ठीक है ना। एमडी एंड सीईओ का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो एमडी एंड सीईओ तो नहीं, चेयरमैन होंगे, ठीक है ना। एमडी एंड चेयरमैन का नाम है इसके राजीव मेहरोत्रा, ठीक है ना। कौन है, राजीव मेहरोत्रा है एज ऑफ नाउ। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया के लिए। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो गुड़गांव में है। कहाँ पर है, अब गुड़गांव तो क्या ही है, ये गुरुग्राम में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। क्लियर है, यहाँ पर तक सारी की सारी चीजें सभी लोग ध्यान में रखोगे ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर अगले वाले अपनी कंपनी पे, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट्स इंडिया लिमिटेड है ये भी आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है ना। कैसी है ये, मिनी रत्ना कंपनी है। और ये कब बनी मिनी रत्ना, 2002 में, क्लियर है। तो ये भी ध्यान में रखना अगर कभी पूछ ले तो। अब आते हैं अपनी अगली वाली कंपनी पे और देखते हैं यहाँ पर आपका किसके बारे में देखेंगे भाई, IRFC के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखो, ये है आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन रेलवे। और आपका एफ से हो जाता है फाइनेंस, एंड एल से क्या हो जाता है, फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बेसिकली, ठीक है ना। सी से आपका कॉरपोरेशन हो जाएगा, और आपका लिमिटेड तो है ही सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है आपकी कब स्टैब्लिश हुई, 1986 में स्टैब्लिश की गई। और बेसिकली जो फाइनेंस वगैरह का सेक्शन है वो यही देख रही होती है कि कैपिटल मार्केट में जो है कैसे किस तरीके से जो है फाइनेंस लेकर के आना है अपना इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है ना। एक्सपेंशन कैसे करना है, या फिर ये सारी की सारी चीजें आपका यही संभालती है। और चेयरमैन एंड एमडी इसके कौन है, चेयरमैन एंड एमडी की अगर मैं आपसे बात करूं तो अमिताभ बनर्जी हैं। कौन है, अमिताभ बनर्जी। तो ये चीज एक थोड़ी सी देख लो। बाकी अगर करंट में ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये जो आपकी 3-4 कंपनी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एयरकॉन और हो गया जैसे कि। तो और अगर आपसे बात करें ये कब स्टैब्लिश की गई, 1986, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ना अभी 2021 में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो 29 जनवरी
2021 को इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है यहाँ पर आईपीओ लॉन्च कर दी गई, यानी कि अब ये जो है धीमे धीमे अपना शेयर यहाँ पर पब्लिक के लिए दे रही है, यानी कि धीमे धीमे प्राइवेट होने लग रही है, ये बात समझो। और आईपीओ ने लॉन्च करी यहाँ पे, एनएसई पे भी ये लिस्टेड है और बीएसई पर भी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर ये वाली कंपनी अब लिस्ट हो चुकी है। क्लियर है। चलिए, आईआरएफसी के बारे में इतनी ही चीजें आपको देखनी है, ज्यादा कुछ खास इसके बारे में है भी नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले वाली जो अपनी कंपनी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है ना। किसके बारे में देखेंगे? इरकॉन इंटरनेशनल। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्या हो जाता है? इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो है ये भी अगेन आपका अकेला इंडिया में ही ये काम नहीं कर रहा है, ये टोटल एज ऑफ नाउ 15 कंट्रीज में काम कर रहा है, ठीक है ना। कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है? 15, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान और आपका ईरान हो गया, इसके अलावा मोजाम्बिक हो गया, इथोपिया हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो है ये काम कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। वो अपना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो 15 कंट्रीज में जो है टोटल ये ऑपरेशनल है, ठीक है। और इसकी भी 2-3 सब्सिडरी हैं, वो भी हमें अगेन नहीं पढ़नी है, बस ये ध्यान में रखो ये 1976 में जो है आपका इस्टेब्लिश की गई थी। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो इसके हेडक्वार्टर हैं साकेत, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर है? साकेत, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। और इसके थोड़ा सा आप एमडी के बारे में भी नाम ध्यान रख लो इनका, ठीक है। चेयरमैन और एमडी जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम हो जाता है एम के सिंह, ठीक है ना। क्या नाम है? एम के सिंह। क्योंकि ये थोड़ी सी 2-3 कंपनी इंपॉर्टेंट है, इनके ही नाम आपको थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ। बाकी 2-3 सब्सिडरी और हैं इसकी जो टोल वगैरह देखती हैं, तो वो अपने लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अरे क्लियर है क्या? फटाफट से बोलो। और भी अदर कंट्रीज में जो इसका वर्क है वो हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज़ें आपको थोड़ी देख लेनी है। बाकी इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको IRSDC कंपनी जब पढ़ाऊंगा उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अगली कंपनी पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? RVNL की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? RVNL। देखते हैं इसके बारे में, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं देखना है, बस 1-2 लाइन देखेंगे इसके बारे में भी। RVNL, ठीक है ना। RVNL क्या होता है आपका? ये आपका, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर ध्यान देना, ये फाउंड कब की गई? तो 2003 में की गई। फाउंड का मतलब क्या है बेसिकली? ये ना 2002 में, ये एक 2002 में ना योजना आपकी स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम क्या था? नेशनल NRVY था, ठीक है ना। NRVY का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? नेशनल रेल विकास योजना। तो इसका ये पार्ट थी और ये फाइनली कंपनी आपकी 2003 में फाउंड करी गई, RVNL, ठीक है ना। क्या था ये आपका? नेशनल रेल विकास योजना। नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत जो है इसे लॉन्च किया गया था। और आरवीएनएल का फुल फॉर्म देख लो। अब यहाँ पे क्या होता है? रेल विकास निगम लिमिटेड। कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए, रेल विकास निगम लिमिटेड। अरे क्लियर है क्या? बोलो फटाफट से हाँ, ठीक है ना। तो ये जो है आपका RVNL है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ये जो अपना RVNL है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इससे ज़्यादा आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और पूछा भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसके एमडी का नाम नोट डाउन कर लो, बाकी नहीं पूछा जाएगा इसके एमडी का नाम भी, ठीक है ना। प्रदीप गौर जो है इनका नाम है, अगर याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो छोड़ देना, ठीक है। बस इतनी सी बातें RVNL के बारे में ध्यान में रखो। देखो क्वेश्चन जहां जहां से पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें करनी है, जो ज्यादा फालतू की बातें वो भी नहीं करनी, इतना ज्यादा भी कि अरे भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, इतना ज्ञान थोड़ी ना बटोरना है कि बिल्कुल फिर अति हो जाए, ठीक है। चलो, अच्छा, ये इसको जो है मिनी रत्ना है ये कंपनी, ठीक है ना। मिनी रत्ना कंपनी का स्टेटस इसे मिला हुआ है। क्लियर है। चलिए अगली कंपनी जो है इसमें बात करते हैं आपकी कौन सी है। अच्छा, ये कंपनी अब जो है आपका जो 5th नंबर की कंपनी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, इतनी कुछ खास है नहीं। नाम हो जाता है इसका MRVC, ठीक है ना। क्या हो जाता है? MRVC, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन, ठीक है ना। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। समझ में आ रही है ना इतनी सी बात? सी से क्या हो जाएगा? कॉरपोरेशन हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है ना। अब ये फाउंड कब किया गया? 1999 में इसको जो है फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके अगेन कहाँ पर है? तो भाई मुंबई में ही है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और ज़्यादा कुछ खास इसके बारे में है नहीं। देखो
ठीक है ना। जो भी बातें हैं ये बेसिकली जो है आपका मुंबई में ही अभी राइट नाउ वर्क कर रही है। और अगेन इसमें पूरा का पूरा हिस्सा पूरा का पूरा जो पार्ट है या फिर पूरे के पूरे जो शेयर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नहीं है ये। तो बताता हूँ आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना। इनके बीच में जो है ये जो है पार्टनरशिप में है बेसिकली। 51 जो पार्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास में है और 49 जो पार्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में है इसका, ठीक है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, ठीक है, महाराष्ट्र। क्लियर है, स्पेलिंग देख लेना, बाकी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी, तो और कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, इतना से ही देख लो बहुत है। एमआरवीसी हो गया। तो फिलहाल फाइनली जो है आपके यहाँ पर एमआरवीसी और ये सब करके हमने कंप्लीट कर लिया है जो आपका सेक्शन बन रहा था यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे आओ, देखो यहाँ पर आपका ये जो फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट पढ़ रहा था, ये भी हमने निपटा लिया। कैटरिंग एंड टूरिज्म भी निपटा लिया। अब आईटी एंड कम्युनिकेशन में ये जो क्रिस कंपनी है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, सारी की सारी बातें जितनी भी खासम खास हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाओ, बताओ क्रिस को कब लॉन्च किया गया, किस किस को मिला करके क्रिस को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये अगेन बताने की जरूरत है नहीं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, है ना। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्रिस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 1986 में जो है ये फॉर्म किया गया था, किस किस को मर्ज करके किया गया था फॉर्म वो भी आपको पता होना चाहिए। सब कुछ बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर जाकर के वो देखो, बार बार हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं इसको। अच्छा, एक चीज ध्यान में देखो कि ये जो क्रिस है और ये जो आपका आरसीआईएल है, इन दोनों को ना गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम मर्ज कर देंगे। 2019 में ये प्रपोजल लेके आए थे, लेकिन अभी ये हुआ नहीं। लेकिन इनका यहाँ पर मंशा चल रही है कि हम इन दोनों को मिला के एक ही कर दें, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है। बाकी आरसीआईएल को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपकी ये कंपनी है। आरसीआईएल को देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई यहाँ पर अब हम देखते हैं कौन सी, आर सी आई एल। ध्यान से देखो, आर सी आई एल का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेल टेल, क्या होता है, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है, क्या होता है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया। और आपका एल से क्या हो जाता है भाई, लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर यार एक चीज समझो कि ये जो रेलटेल है इसका बेसिकली काम क्या होने वाला है। बोलो फटाफट से, किसी को पता है क्या इसका क्या काम होने वाला है। आप लोगों ने ना जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वाईफाई के पास रेलटेल आपको लिखा दिखता होगा। तो जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं इंडियन रेलवेज के लिए, क्या है भाई, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो गई और फिर आपकी जो वीपीएन सर्विसेज हो गई, वो यहाँ पर आपका आरसीआईएल यानी कि जो आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है यही देखता है। इसकी फाउंडेशन कब हुई, तो ईयर 2000 में इसकी फाउंडेशन की गई थी, ठीक है। कौन से ईयर में, बोलो फटाफट से, 2000 में। तो जितना भी वाईफाई वगैरह हो गया, नेटवर्क का काम हो गया, वो यहाँ पर आपका रेलटेल ही देख रहा है। आपको जो वाईफाई मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है, इसी कंपनी की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है इसके हेडक्वार्टर, ठीक है ना। कहाँ पर है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है भाई, फटाफट से बोलो, हरियाणा में है। अरे बोलो हाँ, हरियाणा में ही है ना। क्लियर है, चलो। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना, फटाफट से हाँ बोल दो सब लोग, बोलो भाई फटाफट से, ठीक है ना। चलो, अब जो है बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पे अब ये डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि ये जो भी टेलीकम्युनिकेशन वाला काम है ये आपका देख रहा होता है। तो बाकी तो इसके बारे में और कुछ आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, इतना देख लो। और इसके एमडी वगैरह का नाम देख लेना। बाकी इसको ये पता होना चाहिए आपको 2014 में जो है इसको नेशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। नेशनल, ये ए लिखा हुआ है, नेशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है ना। नेशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया, 2014 का, तो रेल टेल को दिया गया। अरे बोलो हाँ, क्लियर है ना। चलो, अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि इसके एमडी का नाम क्या है, तो सुनीत चावला है, ठीक है ना। क्या है, सुनीत नहीं, सुनीत जी तो जो है अपने इंडियन रेलवेज के हैं। ये हो जाएगा पुनीत चावला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पुनीत चावला हो जाएगा। और जो सुनीत शर्मा है वो कौन है, सीईओ है एज ऑफ नाउ आरआरबी के, ठीक है ना। आरआरबी के नहीं, इंडियन रेलवेज के, ठीक है ना, सीईओ। तो अब ये हो गया आपका आरसीआईएल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हम आगे, यहाँ पर देखते जाओ एक बार। ये आपका फिनिश हो गया, आईटी एंड कम्युनिकेशन का भी हमने यहाँ पर जो है काम खत्म कर दिया, सब कुछ समझ लिया इसके बारे में। अब क्या है आपका पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन, जो कि केआरसीएल और कॉनकॉर। कॉनकॉर थोड़ा सा जरूरी है, केआरसीएल भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्कॉर्ड रेलवे का है
और कोंकण रेलवे यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर हम फ्रेट की बात करें, फ्रेट ऑपरेशंस की, तो कोंकण रेलवे ने गजब काम किया है फ्रेट ऑपरेशंस में, मतलब ये काफ़ी आगे है। तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं कॉनकॉर को, ठीक है ना। किसको देखेंगे भाई? कॉनकॉर को देखते हैं। कॉनकॉर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर, देखो, CON से हो गया कंटेनर, C से हो गया फिर आपका कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका? इंडियन रेलवेज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बेसिकली इंडिया लिमिटेड ही है। अब ये आर का यहाँ पे कोई सीन बन नहीं रहा है, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कॉर्पोर ये देखो, CON से हो गया आपका कंटेनर, COR से हो गया कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये हो जाता है आपका कॉनकॉर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कॉनकॉर है, ये किसका काम संभालता है? जितना भी वेयर हाउसिंग का काम है, जितना भी आपका कंटेनर्स का काम है, यानी कि कार्गो का काम है, तो वो आपका कॉनकॉर यहाँ पर संभाल रहा होता है। और ये एक PSU है किसका? इंडियन रेलवेज का। कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया? 1988 में इसको जो है फाउंड किया गया था, ठीक है ना। कब फाउंड किया गया? अरे बोलो फटाफट से। 1988 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में जो है इसके हेडक्वार्टर है। तो फ्रेट वगैरह में जो भी आपके यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह का काम होता है, वो यही देख रहा होता है आपका कॉनकॉर। और फ्रेट में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने लिए जब हम DFCCIL के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये NSE पर भी लिस्टेड है, और फिर आपका BSE पर भी लिस्टेड है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गई। और तो इसकी भी कुछ सब्सिडीज हैं, वो हमें यहाँ पर देखनी नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं देखना। और बाकी बस इतनी इतनी सी बातें हैं इसके बारे में। चाहो तो इनके MD का नाम ध्यान में रख लो। चेयरमैन और MD जो है इसके कॉनकॉर के, इनका नाम हो जाता है आपका V कल्याण राम, ठीक है ना। क्या हो जाता है? V कल्याण राम। क्लियर है? बाकी तो बस इतनी चीजें कॉनकॉर के बारे में ध्यान में रख लो। दूसरा जो आपकी आ जाती है, कौन सी कंपनी आ जाती है? अरे बोलो फटाफट से। KRCL। अब देखो, ये जो KRCL है ना, बहुत जरूरी है आपके लिए। KRCL क्या होती है ये? इसके ना अभी बहुत सारे जो मैंने आपको रो सर्विसेज बताई थी, वो भी इसने इंट्रोड्यूस कराई। तो क्या है ये? आपका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये PSU है एक, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये जो है आपका, ये क्या है? एक PSU है। और इसने ना काफी इंपॉर्टेंट चीजों का इंट्रोडक्शन कराया, जैसे कि जो स्काई बस है, स्काई बस, वेट अ सेकेंड। देखो, स्काई बस हो गया आपका। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका एंटी कोलाइजन डिवाइसेस। एंटी कोलाइजन जो डिवाइसेस हैं, वो भी इसी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई, एंटी कोलाइजन डिवाइसेस। फिर आपका थर्ड नंबर पर आ जाता है जो रोरो सर्विसेज है। रोरो सर्विसेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी को यहाँ पर डाउट होना नहीं चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको सब बता रखी हैं, है ना, तो दिक्कत वाली बात कोई है ही नहीं। अब ये फाउंड कब किया गया? तो 1990 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर्स इसके हैं नवी मुंबई में, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? नवी मुंबई में जो है KRCL के हेडक्वार्टर्स हैं। अरे बोलो फटाफट से, क्लियर हो रहा है ना। और इसके जो है आपका, ये कौन कौन से एरिया को देखता है? तो ये आपकी फंक्शनल है देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, ये कहाँ कहाँ पर फंक्शनल है? तो महाराष्ट्र में कौन कौन से स्टेट में, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में हो गया आपका, फिर ये गोवा में हो गया, और आपका कर्नाटक में, ठीक है। इन 3 स्टेट में आपकी ये जो PSU है काम कर रही है। क्लियर है? अरे बोलो जल्दी से, समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीज़ें। और जो इसके रूट में रेलवे स्टेशन है, उसकी तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं ध्यान रखने की। बाकी बस जो सर्विसेज है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इतनी चीज़ें आपको बस KRCL के बारे में ध्यान में रखनी है। अरे बोलो, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि यहाँ से हमने जो है पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन ऑपरेशंस की जो कंपनीज हैं वो भी देख ली हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में DFCCIL बताया, ये तो आपका पूरा कंप्लीटेड है। इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले मैंने यही क्लियर करा रखा था आपको DFC के बारे में, है ना। तो ये कंपनी तो आपको आज सब कुछ पता होगा DFCCIL के बारे में। अब PRCL के बारे में थोड़ी सी जो ज़रूरी बातें हैं वो बता दूँ, बाकी कुछ खास नहीं है ये, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ का पूरा पार्ट इसमें है भी नहीं। तो थोड़ा सा PRCL के बारे में देखते हैं, फटाफट से थोड़ा नीचे आते हैं। देखो भाई, PRCL क्या है? ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे नहीं, ठीक है ना। मेरा मन भी नहीं हो रहा है इसे कराने का, लेकिन तब भी कुछ बच्चे नहीं तो आगे बोलेंगे सर फुल फॉर्म नहीं बताया। चाहो तो इसको मत लिखना, ठीक है ना। PRCL, पीपा राव
देखो ये है आपका पीपा वाओ, क्या है भाई, पीपा वाओ, और फिर आपका रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है आपका ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बस एक चीज ध्यान में रख लो, ये 50-50 जो है पार्टनरशिप में है इंडियन रेलवेज के साथ, और फिर आपका जो गुजरात की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गुजरात की जो बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, जो पोर्ट लिमिटेड है उसका, ठीक है ना, गुजरात पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जीपीसीएल, गुजरात, ये फुल फॉर्म भी लिख लो, बाकी इसका फाउंडेशन ईयर आपका पूछा ही नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ है वो भी यहाँ पर आपकी फिनिश होती हुई, ठीक है। तो ये आपका जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी फिनिश हो गया। अब ये थोड़ा सा ज़रूरी है डीएफसीसीआईएल के लिए भी, रेल एंड स्टेशन डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें बात करनी है आईआरएसडीसी के बारे में और आरएलडीए के बारे में, जो कि लैंड एक्विजिशन करता है, स्टेशन डेवलपमेंट आपका आईआरएसडीसी करता है, ठीक है। देखते हैं दोनों की दोनों चीजें, डीएफसीसीआईएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आईआरडीएल पे आते हैं, और फिर यहाँ पर आपकी कंपनीज को हम फिनिश करते हैं। देखो अब यहाँ पर आपकी आ गई है कौन सी, आर एल डी ए, आर एल डी ए समझते हैं इसके बारे में। तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है रेल रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, रेल लैंड डेवलपमेंट, और आपका ए से हो जाता है क्या, अथॉरिटी। अच्छा, इसको फॉर्म कब किया गया, तो इसको फॉर्म किया गया था जो आपका रेलवे एक्ट है 1989 के थ्रू, ठीक है ना, जो रेलवे एक्ट है 1989, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, और इसको यहाँ पर आपका क्या कर दिया गया, फॉर्म कर दिया गया, ठीक है ना, किसको, आरएलडीए को। तो जितने भी आपके अभी ऑपरेशंस है, जैसे कि जो आपको क्वार्टर वगैरह मिलते हैं ना, रेल कॉलोनीज जो होती हैं, उनका अगर उनका रीस्टैब्लिशमेंट होना है, उनको फिर से न्यू बनाना है, तो ये काम भी आपका आरएलडीए करता है। उसके लिए लैंड वगैरह अलॉट करना है, स्टेशन के लिए लैंड लेना है, किसी आपका प्लेटफॉर्म बन रहा, मतलब प्लेटफॉर्म क्या, वो जो रूट बन रहा है उसके लिए लैंड लेना है, तो ये सब काम आपका आरएलडीए संभालता है। बाकी फंक्शनिंग इसकी ध्यान में रखो, 1989 के एक्ट के थ्रू ये फॉर्म किया गया। बाकी तो ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत आरएलडीए के बारे में तो नहीं है। अब जो अगला वाला है आपका, इसकी दूसरी कंपनी है ना, आईआरएसडीसी देखते हैं। ये कंपनी भाई, इसके बारे में बताता हूँ आपको, आईआरएसडीसी, मैंने बताया था ना इसके बारे में हमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी है एयरकॉन के टाइम पे, और राइट्स का भी इसमें थोड़ा सा पार्ट है। देखो जो आईआरएसडीसी है, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझो क्या होता है, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, और आपका एस से हो जाता है क्या, स्टेशंस, एस से हो जाता है स्टेशंस, और डी से हो जाता है डेवलपमेंट, डी से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, और आपका सी से हो जाता है कॉपरेशन, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कॉपरेशन हो जाता है। अच्छा, अब ये जो है आपका कब इनकॉर्पोरेट की गई, यानी कि कब ये फॉर्म की गई, तो 2012 में, यानी कि 2012 में इसको फॉर्म किया गया। और एक चीज़ समझना है यहाँ पर, ये जो आपकी कंपनी है ना, ये आपका 50-50 पार्टनरशिप में है, किस किस के, एयरकॉन के, जो मैंने आपको ऊपर कंपनी बताई थी ना, एयरकॉन और राइट्स के, ठीक है ना। तो इन दोनों की पार्टनरशिप में जो है ये कंपनी खोली गई है। तो ये चीज़ समझ रहे हो ना फटाफट से। चलो अब देखो यहाँ पे आईआरएसडीसी के पास में ना एक स्पेशल पावर है। देखो इसके पास क्या है भाई, एक स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर है, ये क्या कर सकता है आपका, अपने हिसाब से जो है इसके पास अथॉरिटी है, जितने भी स्टेशन है उनको डेवलप कर सकता है, उनमें ये चेंजमेंट कर सकता है। इसको अप्रूवल का जो है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी जो होती है ना, उनसे अप्रूवल लेने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे लैंड मिल गया, अभी अपने हिसाब से स्टेशन पूरा का पूरा डेवलप कर सकता है। ये इसके पास स्पेशल पावर है। लोकल अथॉरिटीज से इसे जो है यहाँ पर जो ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान में रखना। कोई इसे यहाँ पर, ना तो इसे म्यूनसिपल अथॉरिटी है जो जिस एरिया की, उससे इसे कोई भी यहाँ पे अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, ना ही कोई कैंटनमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्पेशल पावर होती है इस कंपनी के पास में। बाकी तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। और अगर आपसे बात करूँ इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन है प्रदीप कुमार, ठीक है ना।
प्रदीप कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं, बाकी नाम नहीं भी ध्यान में रखोगे दैट्स ओके। अगले मतलब इनके चेयरमैन का नाम नहीं भी ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैंने करा दिए हैं एक ही क्लास में। अरे यार बोलना बड़ा दिक्कत दे रहा है अभी तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका फाइनल ये फिनिश हो गया। और आज है आपकी 13th है ना, 15th से हम जो है कस्टमर रिलेशन स्टार्ट, 15 से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी, फिर हम कस्टमर रिलेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। बाकी तो देखो सब्सिडरीज भी फिनिश हो गई, तो एक एक करके आपका सारा का सारा प्रोग्राम फिनिश होता जा रहा है। और फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में 11 AM को, ठीक है ना। यहीं पर इस सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते रहो यार। अभी तो बोलने की अब बिल्कुल अभी हिम्मत हो नहीं रही है, पता नहीं ये क्या हो गया अभी। तो एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।